धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्ताव पे मोहर लगी। कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के पदों को आउटसोर्स से भरने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इको टूरिज्म की नई पॉलिसी को भी मंजूरी मिल गई है। राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए नई पॉलिसी लाई गई है और कैबिनेट बैठक में चाइल्ड केयर लीव में भी बड़ा संशोधन किया गया है। प्रदेश में अब महिलाओं के साथ पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड बोर्ड परीक्षार्थियों को बैक पेपर देने का मौका दिया गया है और छात्रों को 2 विषयों में फेल होने पर बैक पेपर देने का मौका मिलेगा। कैबिनेट बैठक पैराग्लाइडिंग के समय हादसों को देखते हुए नई नियमावली बनाई गई है। हादसा ना हो इसके लिए नियमावली में ट्रेंड लोगों को ही लाइसेंस दिए जाने के लिए नियम बनाया गया है। बैठक में सीएम मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1200 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी और कैबिनेट बैठक में स्कूलों में प्रबंधन समिति के चुनाव 3 साल में ही होने पर मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पहली प्रबंधन समिति का चुनाव 5 साल किए जाने पर सुझाव मांगे गए थे, जिस पर यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड में अग्नि की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भी कैबिनेट में बड़ा निर्णय लिया गया है। फायर ब्रिगेड को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। मैदान के साथ साथ पहाड़ के शहरों में भी फायर ब्रिगेड की टीमें तैनात होंगी और कैबिनेट बैठक में नगर पंचायत कालाडूंगी के विस्तार का निर्णय लिया गया है। जमरानी बांध को लेकर विस्थापन प्रक्रिया में 300 एकड़ जमीन जनता को आवंटित की जाएगी। जिसका विस्थापन होना है उनको विस्थापन नीति के तहत आवंटित किया जाएगा। आज की कैबिनेट में कुल 16 मद आए। इसमें पहला मद जो था प्राथमिक शिक्षा विभाग का था, जिसमें ये काफ़ी समय से लंबित था। जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सर्कल रिसोर्स पर्सन, इनकी भारत सरकार द्वारा इनको ऑनरेरियम पे रखा जाना है। तो ये कुल 285 बीआरसी और 670 सीआरसी रखे जाएंगे, कुल 955। इनको 40,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। परीक्षा फल सुधार परीक्षा के नाम पे जो बच्चे रह जाएंगे उनको 3 अवसर दिए जाएंगे कि वो कंपार्टमेंट में पास हो सकें। एरो स्पोर्ट्स या पैराग्लाइडिंग वगैरह जो चल रहे हैं, तो इसकी एक्सीडेंट कोई ना हो, ये भी किया है कि जो भी अप्लाई करेगा 1 माह में ही उसको स्वीकृति दे दी जाएगी, ताकि लंबित चीज़ें ना रहें। संस्कृति एवं धर्मसेवा विभाग का है। इसकी भी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की सेवा नियमावली अभी तक नहीं थी, उस सेवा नियमावली को पास किया गया। प्रदेश में इको टूरिज़्म की पॉलिसी लाई गई है। आप जानते ही हैं कि 72% जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो उसमें फॉरेस्ट है और इको टूरिज़्म की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि जो नए इको टूरिज़्म स्थल विकास होंगे उसमें जितनी भी आय होगी उसका मात्र 10% ही ट्रेजरी में जमा किया जाएगा। 90% वो लोकल सोसाइटी में ही रखेंगे और उस 90% पैसे से वो विकास करेंगे। ये खनन विभाग का है। इसमें ये जो स्टोन क्रशर वगैरह, जो मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट वगैरह जो इस्टेब्लिश करने के लिए एक साइट सिलेक्शन कमेटी जाती थी, तो उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर नहीं थे। तो ये हाई कोर्ट से डायरेक्शन मिली थी कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक सदस्य रखा जाए। तो उसको कमेटी को जो संशोधन किया है कि आगे से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी एक मेंबर रहेगा इस समय। नई गौशाला भी बनाई जाएंगी ताकि पूरे प्रदेश में जितने भी निराश्रित गौवंश हैं उन सभी का समाधान। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं के हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूरा नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार व पेयजल निगम से पूछा कि वर्तमान में वहां के कार्यों की स्थिति से स्पष्ट कराएं और कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी बताने को कहा है कि वहां पर पिछले 1 साल में कौन कौन से खेल हुए, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और कितने प्रशिक्षित देने वाले कर्मचारी हैं, इसका पूरा चार्ट बनाकर 4 सप्ताह में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी। बन रहा है उसके निर्माण बड़ी धीमी गति से हो रहा था, तब ये याचिका दायर
इसमें पूर्व में कोविड केयर सेंटर बनने के कारण उसके बाद कोविड समाप्त भी हो गया, तब भी इसमें निर्माण कार्य तेज़ी से नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद तेज़ी से वहाँ पर निर्माण चल रहे हैं। और आज इसमें ये शपथ पत्र दायर किया गया था कि अभी अक्टूबर तक का समय है, लेकिन अगस्त तक 2 महीने पूर्व ही निर्माण कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो कोर्ट ने आज डायरेक्शन दी कि 2 सप्ताह के अंदर जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है निर्माण निगम, वो कोर्ट को ये बताए कि वहाँ पर आइटम वाइज क्या क्या वर्क हैं और वो कब तक पूरे किए जाने हैं, उनका कितना बजट कब अलॉट हुआ और किस प्रकार उसका विवरण है। और साथ ही राज्य सरकार से पूछा है कि पिछले 1 वर्ष में इस स्टेडियम में जो पार्ट पूरा हो चुका है उसमें कितने स्पोर्ट्स इवेंट कराए हैं, कितनी ट्रेनिंग कराई है, कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, इसका पूरा विवरण कोर्ट में। और उत्तराखंड में अवैध मजारों पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को बीजेपी विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने सरकार का सही कदम बताया और कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवालों पे कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को घेरा। इसके अभिलेख नहीं होंगे जो अवैध रूप से बनी होंगी, उन सारे मजारों को सरकार के द्वारा अब तक समाप्त कर दिया गया है और मैं समझता हूँ जो कुछ बची होंगी उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। और जहां तक कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जो पहले से मजार हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस के शासनकाल में ये सारे मजारों का निर्माण किया गया है और उनको पीड़ा है इस बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अवैध जो मजारें निर्माण हुआ है। और नैनीताल राजभवन में हर साल आयोजित होने वाला 18वीं गवर्नर्स कप गोल्फ प्रतियोगिता इस बार 19 मई से शुरू होगी। ये प्रतियोगिता 21 मई तक चलेगी। इस बार सीनियर, जूनियर और महिला वर्ग में तकरीबन 125 गोल्फर प्रतिभाग करेंगे। नैनीताल राजभवन गोल्फ कोर्स में राज्यपाल गुरमीत सिंह की मौजूदगी में कठन रेंज कार्यक्रम में टूर्नामेंट के अधिकारियों ने गोल्फ प्रतियोगिता के विषय में जानकारी दी और राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि राजभवन गोल्फ कोर्स में आयोजित होने वाले गवर्नर्स गोल्फ कप की खासियत यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बना गोल्फ कोर्स अपने आप में अलौकिक है। उन्होंने कहा कि राजभवन गोल्फ कोर्स को आमजन के लिए खोला जाएगा ताकि युवाओं की गोल्फ में रुचि बढ़ सके और वो विश्व पटल पे प्रदेश का नाम रोशन कर सके। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस गोल्फ कोर्स को हमारे स्कूल और हमारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इस गेम को सीखें, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं इस गेम को सीखें ताकि आने वाले जो नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर में अपना नया कीर्तिमान बनाएं। और मेरी ये सोच है कि जो गोल्फ है ये आम जन के लिए है और नैनीताल में जो राजभवन का गोल्फ। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि उसका साथी वहां से फरार हो गया। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। हरिद्वार पुलिस के मुताबिक 17 मई की देर शाम रानीपुर के पास 2 युवकों ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। इस बीच मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक सवार युवक रानीपुर मोड़ पर देखे गए हैं, जिस पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी बदमाश भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि दूसरा फरार हो गया, उसकी तलाश जारी है। इसमें कल एक ज्वालापुर क्षेत्र में शाम को एक चेन स्नैचिंग हुई थी और इसमें पूर्व में भी कुछ स्नैचिंग की वारदातों की खबर आ रही थी। इस पर एक टीम ने इसमें लोकेट किया था तो इसमें एक संदिग्ध गाड़ी का नंबर मिला था। उस गाड़ी को जब ट्रैक कर लिया गया तो आज फिर पता चला कि ये गाड़ी से मूवमेंट हुआ इधर की तरफ और हिल बाईपास की तरफ। तो हमारी जो एसओजी की टीम और ज्वालापुर और रानीपुर की टीम को चूँकि इसमें लगाया गया था अनावरण के लिए, तो ये हिल बाईपास का जो जंगल है उधर की तरफ 2 बदमाश भागे मोटरसाइकिल छोड़कर। तो जहाँ पर जवाबी कार्रवाई में क्योंकि जब घिर गए वो तो फायर किया गया, तो पुलिस ने भी एक फायर किया जो इनके पैर पे लगा है, जो उसका मोहित नाम है इसका, ये शाहजहाँपुर का है। इस पर अभी जो जानकारी मिल पाई है टीम से, उसने बताया कि वहाँ भी मुठभेड़ के और 307 के केसेस वहाँ भी रजिस्टर्ड हैं। बाकी जानकारी की जा रही है। इसका एक साथी है जो फरार है, जिसके लिए टीम अभी हमारी। दिल्ली और देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जल्द संचालन होने जा रहा है, जिसे लेकर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी देहरादून पहुंचे। उन्होंने देहरादून रेलवे स्टेशन से लेकर डोईवाला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से देहरादून रेलवे स्टेशन के मौजूदा हालात पर चर्चा की, साथ ही ट्रेन की रूपरेखा, समय सीमा समेत अन्य शेड्यूल के बारे में जाना। बताया जा रहा है कि जल्द ही देहरादून से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा सकती है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। में तो एक हम लोग की सामान्य कार्य पद्धति है
कि सुपरवाइज़र लेवल से अधिकारी लेवल तक सब लोग हम लोग समय समय पे आते हैं, देखते हैं ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, या कुछ और इनपुट देना है, भविष्य में क्या ये कार्य योजना है, तो उसमें हम लोग का डेली एक रूटीन का काम है। तो उसी संदर्भ में आए हुए थे, देख के गए क्या है कि उस स्टेशन का रिडेवलपमेंट होना है, कैसे प्लान बनेगा, क्या बनेगा, उस पर हमारे अधिकारियों के साथ भी हम लोगों ने चर्चा की। तो ये एक रूटीन कार्य। और उत्तराखंड देश के साइबर क्राइम के मामलों में टॉप 5 में शुमार है और आए दिन प्रदेश में साइबर ठगी के मामले सामने आते रहे हैं, जिसे लेकर अब उत्तराखंड पुलिस साइबर साइंस फॉरेंसिक लैब तैयार करने जा रही है, जो आने वाले समय में पुलिस के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। और उत्तराखंड में हर दिन 50 से ज्यादा मामले साइबर फ्रॉड के थानों में दर्ज हो रहे हैं। साथ ही हत्या, महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में भी प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इन मामलों में सबूत कलेक्ट करने के लिए अब तक उत्तराखंड पुलिस को चंडीगढ़ की साइबर फॉरेंसिक लैब पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब प्रदेश को जल्द साइबर फॉरेंसिक लैब मिलने जा रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार से करीब 1.25 करोड़ रुपए का बजट भी मिल चुका है। ये फोरेंसिक या जो स्मार्ट पुलिसिंग का एक फैक्टर ये भी होता है कि हमें टेक्नोलॉजिकली कितना हम अपग्रेड होते हैं। इसका अंतर्गत जो है भारत सरकार का जो डायरेक्टरेट ऑफ फोरेंसिक साइंस सर्विसेज जो है, इन्होंने हमें 4 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किया है। उसमें लगभग 1.5 करोड़ का इन्होंने हमें पहले लिमिट भी दे चुके हैं। इसमें जो हमारा जो FSL है, इसका साइबर फोरेंसिक में जो है अपग्रेड करने का कार्रवाई अभी प्रचलित है, इसको जल्दी करेंगे और बाकी जो पैसा जो बचा है वो भी हम जल्दी प्राप्त करके जो है हमारा FSL जो स्टेट फोरेंसिक साइंस लैब है, इसका जो है हम साइबर फोरेंसिक एरिया में बहुत आधुनिकीकरण। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में 69 शत्रु संपत्तियों की सूची सौंपी है। ये संपत्तियां राजधानी देहरादून, मसूरी, नैनीताल, भगवानपुर, ज्वालापुर और किच्छा में हैं, जिन पर कब्जा लेने के लिए सभी जिलाधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शत्रु संपत्तियों को लेकर कहा कि शत्रु संपत्ति का विषय केंद्र सरकार का है और 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त जो लोग अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित किया है। इसका स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है और केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों में शत्रु संपत्ति चिन्हित करके सभी जिलाधिकारियों को सूची भेजी है। उत्तराखंड में 69 संपत्तियों की सूची दी गई है। संपत्ति का विषय भारत सरकार का है। भारत जो भी लोग 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्ति बची हुई थी वो भारत सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर किया है। उसको वेस्ट करने के लिए बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। शत्रु संपत्ति का विषय और जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा के नेतृत्व में तहसील परिसर कालाडूंगी में धरना प्रदर्शन कर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष तारा नेगी पर लगे मुकदमों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने कालाडूंगी SDM रेखा कोहली के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल को ज्ञापन सौंपा है। जिला कांग्रेस कमेटी नैनीताल के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा कहा गया है कि पूर्व महासचिव एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ बैल पड़ाव चौकी में मुकदमा दर्ज किया गया है और जिसके अगेंस्ट इन लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। इसके विरोध में जो माननीय जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और मेरे द्वारा इसको जिलाधिकारी महोदय को 2 दिन पूर्व उनको किसी मसले पे किसी ग्रामीण जन द्वारा बुलाया गया और बात जो भी थी वो मध्यस्थता करने के लिए गए थे और होता है पंचायतों में विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात इतनी बड़ी नहीं बनी थी। थोड़ी कहासुनी 2 पक्षों के बीच हुई थी और तारा सिंह नेगी उसको मध्यस्थता करा रहे थे। तो आज पता चला कि उनके कई धाराओं पर उनके मुकदमे लाद दिए गए हैं, जिसके कांग्रेस जन में आप देखो कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ मातृशक्ति और नौजवान साथी यहाँ पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस जन में बड़ा इस बात का आक्रोश है कि एक जनप्रतिनिधि को जो एक समझौता करने गया था उसके ऊपर धाराएं लगाई दी गई हैं। तो इसलिए कांग्रेस जनों में बड़ा इस बात का आक्रोश है और इसको लेकर के यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है परगनाधिकारी महोदया के माध्यम से और हमें उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय इसका संज्ञान लेंगे और उसमें निष्पक्ष जांच करा करके उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं और फास्ट फूड की जगह पर मोटे अनाज का इस्तेमाल करने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में स्कूली बच्चों ने रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। रघुनाथ सिटी मॉल से शुरू हुई अन्न मेले रैली चौघान पाटा तक निकली और इस रैली के जरिए परंपरागत मोटे अनाज का सेवन करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया।
आज सुबह हमने ये 200 बच्चों की एक रैली निकाली है ताकि जो कॉमन पब्लिक है, जो अल्मोड़ा की जनता है, जिनके जीवन से मोटा अनाज अब गायब हो गया है, बहुत कम कंज्यूम होता है, उनको ये बताया जाए कि इसके क्या स्वास्थ्य लाभ हैं और इसको कंज्यूम हम जो रेगुलर हमारे डेली के फूड हैं जैसे कि पिज़्ज़ा है, मोमोज़ है, मैगी है, उस तरीके से भी कंज्यूम किया जा सकता है। लोगों की जो धारणा है कि मंडुआ या जो मोटा अनाज है वो सिर्फ रोटी और चावल ही है, ऐसा नहीं है। जो हमारे रेगुलर या फास्ट फूड हैं वो भी मंडुआ के हमारे बन सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सब लोगों में ये जागरूकता फैलाई जाए कि मोटा अनाज को कंज्यूम किया जाए और अपने स्वास्थ्य को और G20 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गंगवार नरेंद्र नगर स्थित वेस्टिन होटल पहुंचे और तैयारियों को देखा। इस दौरान सीडीओ मनीष कुमार, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले मेहमानों का 24 मई को आगमन होगा। 25, 26 और 27 मई को होटल वेस्टिन में 3 दिन तक सम्मेलन चलेगा। इसको देखते हुए यहाँ पे जायजा लिया गया ताकि कहीं पे किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना हो, कोई कमी ना रहे। उत्तराखंड में G20 के सम्मेलन के लिए आए हैं। जो लोग यहाँ पे G20 के सम्मेलन के लिए आएंगे विदेशों से, उनके लिए ये सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और हम जगह जगह इस पेंटिंग को नीचे से टीरी तक पेंटिंग चलेगी, दर्शाया जा रहा है। जो यहाँ का कल्चर है वो भी दिखाया जा रहा है। नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी की स्थापना के 200 साल पूरे होने पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत बुधवार की शाम को मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक पे आईटीबीपी के जवानों ने ब्रास बैंड की प्रस्तुति दी। इसने सबका मन मोह लिया। मसूरी के 200 साल पूरे होने पे मसूरी की स्थापना करने वाले कैप्टन यंग की वंशज रिचिल अपने परिजनों और दोस्तों के साथ मसूरी पहुंची थी। दो वर्ष जो नगर पालिका को और मसूरी को बने हुए हो गए वो मना रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए वो है क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं और इस भव्य आयोजन को हम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। और हमारे बीच में जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने ये नगरी बसाई थी कैप्टन यंग 1823 में, और उनकी जो फैमिली हमारे बीच आई है, क्योंकि 200 साल में तो बहुत सारे उनकी पीढ़ियां बदल गई होंगी, परंतु उनकी पीढ़ी से एक लंदन से उनकी एक परिवार में से हमारे बीच आए हैं और उनके फ्रेंड्स भी आए हैं। हम उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं और हम इस 200 वर्ष को बहुत खुशी से मना रहे हैं। इसमें भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसका आगाज हमने आज आईटीबीपी के जवानों के बैंड से किया, क्योंकि हमारे लिए आईटीबीपी सबसे ज्यादा मायने रखती है। Here for himself 200 years ago. The very first house no longer exists, but the reason he built it was that he was working, he was based down in Dehradun. He was training what became the Brigade of Gurkhas. And of course he used to go exploring in the countryside and he'd go up the hills and he just loved this place. He loved the scenery, he loved the landscape, he loved the hills, the snows. And he loved the climate. He thought the climate was absolutely ideal. And we know this because this is what he wrote back in letters to his sisters at home, and they're quoted in his daughter's biography. And he thought the climate was so good that for soldiers who had been injured. कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पदमपुर सुखरो की पंचायत घर में संचालित पोस्ट ऑफिस को खाली कराए जाने के फरमान से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आदेश को निरस्त कर पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस के विधिवत संचालन के लिए एग्रीमेंट बनाने की मांग की है। आज हमारे को यहाँ पे हम एक ज्ञापन देने आए हैं नगर आयुक्त को, मेयर साहिबा को, कि भाई जो सहूलियतें मिल रही हैं जिससे 25,000 लोग लाभान्वित हैं, जिसमें विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन सारी पेंशनें वहाँ से होती हैं, वो वहाँ पे स्पीड पोस्ट है, सब कुछ है, 5 लाख तक का 50 लाख तक का उसमें लेन देन हो सकता है। उस पोस्ट ऑफिस को बंद करा रहे हैं। 3,000 रुपये नगर निगम को फायदा हो रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि इतने वो पंचायत नगर पंचायत है किससे मिल रहा है, अगर इनको 3,000 भी मिल रहा हो कहीं पे, लेकिन नहीं, उसको बंद करा रहे हैं। उसी के लिए हमारा आज ये धरना प्रदर्शन था और 1 हफ्ते के बाद हम इससे 10 गुने ज्यादा लोग। ऑफिस जो है वो निगम के पंचायत भवन में अभी वर्तमान में संचालित किया जा रहा है, तो उनकी मांग यही है कि क्योंकि इसमें 2020 में बोर्ड से प्रस्ताव हुआ था कि उस जो पोस्ट ऑफिस को है तत्काल
वहाँ से हटा दिया जाए, पंचायत भवन को खाली करा दिया जाए। तो लोगों की मांग यही है कि उससे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 25,000 करीब लोगों को उस पोस्ट ऑफिस से उनका काम रहता है। तो इसी संबंध में उनका द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इसको शीघ्र ही बोर्ड में दोबारा से प्रस्ताव लाकर जो ये पूर्व का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया जाए, ताकि जो पोस्ट ऑफिस है वो यथावत चलता रहे। पोस्ट ऑफिस जो है वो निगम के और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।